तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने अर्नेस्ट मार्जी के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा गया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एंड मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया, डिफाइनिंग फीचर्स। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है कॉन्शसनेस। तो हम लोग बात करेंगे कॉन्शसनेस के बारे में। कॉन्शसनेस, तो बेटा कॉन्शसनेस को क्या कहा जाता है, डिफाइनिंग फीचर्स। कॉन्शसनेस भी हमारा क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स। क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स। कॉन्शसनेस को हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा कॉन्शसनेस जो है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कॉन्शसनेस आपका सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्शसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और बेटा एनसीईआरटी कहती है कि कॉन्शसनेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्शसनेस जो है परहैप्स मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहा जाता है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शसनेस को हम क्या कहते हैं, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स। मोस्ट ऑब्वियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी में ये पाए जाएंगे, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड का क्या मतलब है बेटा, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अब पहले हम देखते हैं कॉन्शसनेस है क्या। कॉन्शसनेस का सिंपल सा मीनिंग है कि ये आपका जो सराउंडिंग है, ठीक, ये आपका जो सराउंडिंग है, आप इसके प्रति कितना जागरूक हैं। तो हम अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग देखते हैं उसके प्रति हमारा अवेयरनेस क्या है। तो हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति या सराउंडिंग के प्रति कितना अवेयरनेस रखते हैं, एंड हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारा सेंसिटिविटी भी क्या है हमारे इन्वायरमेंट के प्रति। तो बेटा देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने आवाज़ लगाई, तो आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना, ठीक। तो ये क्या है बेटा, ये कॉन्शसनेस के अंतर्गत आता है। जब हमें कोई आवाज़ देता है तो हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिस्पॉन्ड करना भी क्या है, कॉन्शसनेस की प्रॉपर्टी है। जैसे बेटा अब आप किसी नॉन लिविंग को आवाज़ देंगे, मान लीजिए ये मार्कर है, अभी मार्कर से आप कह देंगे लिखने के लिए, तो क्या ये मार्कर लिखने लगेगा, नहीं। तो ये लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं है कि मार्कर लिखने लगेगा। तो लिविंग में क्या होता है बेटा, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बेटा कोई भी एनिमल्स ले लीजिए आप, मान लीजिए आप डॉग है,
ठीक, उसको आप जब बिस्किट वगैरह देते हैं तो क्या करते हैं, आप बिस्किट दिखाएंगे तो ये आपके पास आता है, तो आपने बिस्किट दिखाया वो आपके पास आया, तो इसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक, इसी तरह से आप देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल ही रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा छुई मुई का पौधा, जिसे टच मी नॉट कहते हैं। जब आप इसे टच करते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं ना बेटा, वो थोड़ा सा छुप जाती हैं, या ऐसा लगेगा जैसे मुरझा गई। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद फिर पुनः अपने पहले जैसी अवस्था में आ जाएगी। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि कॉन्शसनेस का मतलब क्या है। तो हमने बताया, अभी देखिए जैसे ये क्या है, मार्कर है, इसको हम अपने आँख के पास ले आएंगे तो हमारी आँख क्या होगी, अपने आप बंद हो जाती है। ठीक, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का कॉन्शसनेस ही है। ठीक, अब मान लीजिए ये बोर्ड है, अब यहाँ ले जा रहे हैं मार्कर को, उसे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो कॉन्शसनेस किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर कहा गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि इसे मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्यों कहा जाता है, कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहा जाता है। जैसे बेटा आपने किसी गर्म चीज को टच किया, ठीक, आपने किसी गर्म चीज को टच किया, ठीक, तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे गर्म तवे पे हमारा हाथ जाता है जब, तो क्या होगा, अपने आप तुरंत पीछे हम हटा लेते हैं। बट ये सारी प्रोसेस हमको बहुत इंस्टेंट में दिखी, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है। जैसे सेंसरी ऑर्गन, मोटर होता है, एफरेंट नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तब जाके पहले हमारे ब्रेन के पास क्या होगा, मैसेज जाएगा, फिर हमारा ब्रेन हमारा इंस्टेंट क्या करेगा, रिप्लाई करने के लिए कहता है, और हम तुरंत क्या करते हैं, अपने हैंड को वहाँ से विथड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस हुई, लेकिन ये सब चीज़ें हमको दिखाई नहीं दे रही, हमको तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमने अपने हाथ को तुरंत वहाँ से हटा लिया है। तो इस तरह से इनमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, अवेयरनेस अराउंड सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग के प्रति कितना जागरूक हैं, ये क्या है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। और क्या है, सेंसिटिविटी मान लीजिए कोई नॉन लिविंग है, आप उसे टच करेंगे तो क्या उसे कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या है, आप मान लीजिए जैसे ये मेरा हैंड है, यहाँ पे किसी पिन से टच कराएंगे, जब यहाँ पे कराएंगे तो हमारा हाथ तुरंत, हमें सेंसेशन होगा तो हम अपने हाथ को क्या करेंगे, विथड्रा कर लेंगे, इधर पीछे की तरफ कर लेंगे। तो सेंसिटिविटी भी क्या है, एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है। आगे देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्पॉन्ड, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करना, जो भी स्टिमुलस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्शियसनेस के अंतर्गत आएगा। जैसे रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक, इन्वायरमेंट के प्रति क्या, जो भी हमें
स्टिमुलस दिया जाएगा उसके प्रति हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे इन्वायरमेंट में। अब स्टिमुलस आपका क्या हो सकता है, स्टिमुलस हो सकता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो बेटा आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है जिसके प्रति हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। जिससे फिजिकल में आपका क्या हो गया, लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी, वाटर इत्यादि। अब देखेंगे बेटा इसमें क्या, आपने देखा होगा जो सूरजमुखी का पौधा होता है, ठीक, प्लांट होता है सूरजमुखी का पौधा, आप देखेंगे सनफ्लावर जिसे हम कहते हैं सनफ्लावर, जब लाइट जिस तरफ जाती है उस तरफ ये क्या करता है, उसी तरफ ये बेंड कर जाता है, ठीक। इसी तरह से एक पौधा होता है, क्या कहते हैं उसको, कि आपका जो चैप्टर है ग्रोथ हार्मोन्स का उसमें आएगा, तो वहाँ पे दिया है कि ऑक्जिन के बारे में, ठीक। तो कोलियोप्टाइल एक पौधा होता है, ठीक, उस पर ऑक्जिन पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लाइट जिस तरफ बेंड करती है कोलियोप्टाइल का पौधा उसी तरफ घूमता चला जाता है। इसी तरह से ग्रेविटी में क्या, जैसे हमारा रूट जो होता है बेटा, रूट जो होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाती है, जिसे हम जियोट्रॉपिक कहते हैं। अब इसी तरह हम देखेंगे केमिकल में, केमिकल आपका क्या है, पॉल्यूटेंट हो गया, एसिड्स हो गए क्या। अब पॉल्यूटेंट में देखिए, पॉल्यूटेंट में क्या आपका आएगा, जैसे लाइकेन हो गया, लाइकेन क्या है बेटा, लाइकेन जो प्लांट होता है वो जहाँ SO2 का पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जहाँ SO2 जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं, वहाँ इनका ग्रोथ नहीं होता है, ठीक। तो ये पॉल्यूटेंट हो गया। एसिड में जैसे आपको बोरिक एसिड देख लीजिए, जब पॉलन ट्यूब जो होता है बेटा, पॉलन ट्यूब ये क्या करता है, बोरिक एसिड वो पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन में मदद करता है। अब बायोलॉजिकल में आपका क्या आएगा, बायोलॉजिकल में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे बायोलॉजिकल में आएंगे। जैसे हम टच करते हैं किसी चीज़ को, स्मेल करते हैं, मूवमेंट करना, ये सब क्या है हमारा बायोलॉजिकल में आता है। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, जो भी केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या करता है, हैंडल करता है। जैसे हम वाटर को इंटेक करेंगे, एक जब हमें सेचुरेशन प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वाटर को इंटेक नहीं करते हैं। इसी तरह से चाहे प्रोकैरियोट हो या मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, सभी क्या करेंगे बेटा, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ NCERT बहुत ही अच्छी बात बताई है कि फोटो पीरियड फोटो पीरियड फोटो पीरियड affects reproduction in seasonal breeders both
प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड्स, जो फोटो पीरियड मतलब जो लाइट का ड्यूरेशन है ना बेटा, जो लाइट का ड्यूरेशन होता है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। जो सीजनल ब्रीडर होते हैं वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक। यहाँ रिप्रोडक्शन का है। अब रिप्रोडक्शन चाहे आपका एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, दोनों को क्या करेगा ये अफेक्ट करता है। फोटो पीरियड मतलब लाइट का ड्यूरेशन। तो लाइट का ड्यूरेशन क्या करता है, अफेक्ट करता है इसको, रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। आगे देखते हैं। तो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जो सेल्फ कॉन्शसनेस की प्रॉपर्टी है वो किस में पाई जाती है, ह्यूमंस में। सेल्फ कॉन्शसनेस की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है बेटा, सिंपल। जब भी पूछेगा तो एग्जाम्पल पूछेगा कि सेल्फ कॉन्शसनेस किस में पाई जाती है, तो सेल्फ कॉन्शसनेस किस में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है बेटा, मान लीजिए आपको कहीं जाना होगा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे बाहर जाने के लिए। जिस तैयार होने के बाद बाहर निकलेंगे, मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे, कपड़े वगैरह पहनेंगे, नहाएंगे धुलेंगे, ठीक। बट अगर कोई एनिमल है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो उसको थोड़ी पता है कि हमको नहाना है या क्या करना है। आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएंगे, वो चली जाएगी। बट ह्यूमन में क्या होता है बेटा, आपको मान लीजिए आपके फ्रेंड की कहीं क्या हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक, तो आप क्या करेंगे, अपनी पूरी व्यवस्था करेंगे, उस हिसाब से वहाँ पे जाएंगे, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग में क्या पाया जाता है बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है स्वचेतना, मतलब हम कहीं भी जाएंगे तो उस हिसाब से तैयार होके जाएंगे, किस हिसाब से हमको जहाँ जाना होगा। अब बेटा एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम लिविंग स्टेट को डिफाइन करेंगे ह्यूमन के लिए, जब हम लिविंग स्टेट को डिफाइन करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब ह्यूमन बीइंग के लिए लिविंग स्टेट को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, मोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है। ह्यूमन बीइंग के लिए डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है लिविंग स्टेट को। और इसको समझाने के लिए हमें एक एग्जांपल दिया है, इसको समझाने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल दिया है कि आप किसी कोमा पेशेंट को देखिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए या किसी मूवी वगैरह में देखेंगे तो जो कोमा पेशेंट होता है बेटा वो क्या करता है, उसमें जो कोमा पेशेंट होता है वो आपको देखता रहेगा, बट वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। देखता रहेगा बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो जो कोमा पेशेंट, तो इसको हमें कोमा पेशेंट के द्वारा समझाया गया कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे कोई कोमा पेशेंट होगा तो उसका लंग और हार्ट को मशीन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ठीक। लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, उसका जो ब्रेन होता है वो डेड होता है। इसका जो ब्रेन होता है डेड होता है। ब्रेन डेड होने का सिंपल सा मतलब है कि क्या, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाएगा, ठीक। तो जो कोमा पेशेंट होता है उसमें क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म तो चल रही है, ठीक, लेकिन
मेटाबॉलिज्म तो चल रही है, ऐसा नहीं कॉन्शसनेस भी इसमें है, कॉन्शसनेस है क्योंकि उसका जो जो कोमा पेशेंट है उसमें जो सेल्स हैं उसमें क्या है, उसमें कॉन्शसनेस की प्रॉपर्टी है, कॉन्शसनेस तो है लेकिन जो सेल्फ कॉन्शसनेस है बेटा वो खत्म हो गई है। तो यहीं पे आपकी एनसीईआरटी जो है एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर कोई कोमा पेशेंट है, अगर वो नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, अगर वो कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं आती है, अगर कोई कोमा पेशेंट है वो नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन पूछते हैं कि उसे हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग? तो बेटा हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म तो चल रही है जो कि लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक। इसमें कॉन्शसनेस भी है, इसमें कॉन्शसनेस भी है, हाँ, लेकिन सेल्फ कॉन्शसनेस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। बट यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हमारे इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो कि कॉन्शसनेस की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, रिस्पॉन्ड करना इन्वायरमेंट के प्रति। तो यहाँ तक आपका हो गया कॉन्शसनेस। तो बेटा आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रैक्शन। क्या देखते हैं? इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में क्या है? तो बेटा एनसीईआरटी कहती है कि जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब हम अपने हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे ये दिया बताया जाएगा कि जो भी लिविंग फिनोमिना है, जो भी लिविंग फिनोमिना है वो किसके कारण है? ड्यू टू अंडरलेइंग इंट्रैक्शन, ड्यू टू अंडरलेइंग इंट्रैक्शन। ऑल लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलेइंग इंट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रिया के कारण आती है। जो भी लिविंग फिनोमिना होता है वो किसके कारण होता है? ऑल लिविंग फिनोमिना ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलेइंग इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो भी लिविंग फिनोमिना होते हैं वो किसके कारण होती है? उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रिया के कारण होती है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है कि जो टिश्यू होता है बेटा, जो टिश्यू होता है वो किससे बना होता है? सेल्स के द्वारा, सेल्स से मिलके टिश्यू बना होता है, और टिश्यू जो बना होता है वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट या मॉलिक्यूल के द्वारा मिल बना होता है। तो बेटा यहाँ पे जो टिश्यू है आपका, जो टिश्यू है, ठीक, वो किससे बना है? सेल्स के द्वारा। लेकिन जो जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होगी वो सेल्स में नहीं पाई जाएगी, जबकि क्या है, ये टिश्यू किससे बना है? सेल से मिलकर बना है, बट जो टिश्यू में प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो सेल्स में नहीं पाई जाएगी। इसी तरह से जो सेल में प्रॉपर्टी पाई जाएगी, जो सेल में प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, सेल्स जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो सेल की प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं है, ठीक, बट ये किससे मिलकर बना है? सेल से। तो इस प्रोसेस को हम लोग, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो सेल्स में नहीं पाई जाएगी, तो ये जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेल में नहीं पाई जाएगी, ठीक। तो
जो टिश्यू हमारा है वो सेल से मिलके बना है, बट जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल्स में नहीं पाई जाएगी। तो टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में ना पाया जाना या सेल से जो सेल में सॉरी तो टिश्यू में जो प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो सेल्स में एब्सेंट होगी, बट ये हायर लेवल पे शो करता है। तो इस तरह से इसको हम एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो बेटा जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है वो हमेशा हाई लेवल पर पाया जाता है, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल्स में नहीं पाई जाएगी। ठीक, तो सेल में जो प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी हमेशा हाई लेवल पे होती है, ये हमेशा हाई लेवल पे पाई जाती है और ये ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे हमारी एनसीईआरटी कहती है कि बायोलॉजी जो है वो बताती है स्टोरी ऑफ लाइफ और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इन सब प्रोसेस को देखते हुए एनसीईआरटी ये कहती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें पाया जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ इंटरेक्टिव सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो ये इमर्जेंट की प्रॉपर्टी हमने देखा। इमर्जेंट की प्रॉपर्टी को देखते हुए हम ये कहते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा उसमें क्या पाया जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। अब लास्ट में एक बात आपकी एनसीईआरटी कहती है, तो लास्ट में लाइन लिखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आपस में क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर linked to another through common genetic material but to varying degree। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आपस में क्या होता है बेटा, लिंक्ड होता है। किसके द्वारा, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। ठीक, तो डीएनए के द्वारा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आपस में क्या होता है बेटा, लिंक्ड होते हैं, बट टू वैरिंग डिग्री, लेकिन इसके अमाउंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल क्या है, जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक मिनट, इनका
इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि वैरिंग डिग्री, अलग अलग अमाउंट पाया जाता है। जैसे बैक्टीरियोफेज, फाइव 174, इसमें क्या होता है बेटा 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने? 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और हम क्या देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज लिम्डा, उसमें 48,502 स्पेयर पाए जाते हैं। कितने? 48,502। और हम देखेंगे कि इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं किसमें? बैक्टीरियोफेज 5174 में। और बैक्टीरियोफेज लेम्डा में 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। इस्क्रिकिया कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर पाए जाते हैं। हैप्लाइड ह्यूमन कंटेंट, डीएनए का जो हैप्लाइड ह्यूमन में जो हैप्लाइड डीएनए कंटेंट होता है इसमें 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन सब का अमाउंट अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या होगा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस, ये सबको क्या कहते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया। इन सबको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आपका टॉपिक होगा क्या? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन बेटा आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बेटा इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड।